हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए जल्दी से अपना इस चैप्टर 10 को कंप्लीट करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी फंडामेंटल्स की चैप्टर को। ठीक है, इस बुक को आगे जल्दी से बढ़ाते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट सारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। तो ये चैप्टर है ऑन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स, और पिछले पार्ट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। और आज हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ विंड्स, और हम देखेंगे कि क्या होते हैं हमारे साइक्लोन्स, ओके, द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होते हैं सीजनल विंड्स। ओके, द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट सीजन्स ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ रीजन्स ऑफ मैक्सिमम हीटिंग, प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स। ये हमें पता है कि जैसे जैसे हमारा जो सीजन चेंज होता है, यानी कि अलग अलग सीजन में क्या होता है कि जो हमारे मैक्सिमम हीटिंग का जो रीजन होता है, या फिर हमारा जो प्रेशर का रीजन होता है, या जो विंड बेल्ट्स होती है वो शिफ्ट करती है। तो उसकी वजह से जो हमारा पैटर्न ऑफ विंड्स होता है वो भी मॉडिफाई होता है। और इस तरीके की जो विंड्स होती है, जो इस तरीके से जनरेट होती है, दे आर नोन एज और सीजनल विंड्स। ओके, तो इसका जो मोस्ट प्रोनाउंस्ड इफेक्ट है वो क्या है ऑफ दिस शिफ्ट इज नोटिस इन दी मानसून्स, स्पेशली ओवर दी साउथ ईस्ट एशिया, जो कि इंडिया के ऊपर भी मानसून होता है, तो उसका इफेक्ट आपको वहां पर देखने को मिलता है। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, जो हमारी क्लास 12th की एनसीईआरटी है, जो हम मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद, इस बुक के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करेंगे। तो हम इस चीज को वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा मानसून जो है वो ओवर दी साउथ ईस्ट एशिया या इंडियन कॉन्टिनेंट या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर डेवलप होता है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं दी अदर लोकल डेविएशंस फ्रॉम द जनरल सर्कुलेशन सिस्टम आर एज फॉलोज। तो अगली विंड हम देख लेते हैं यहां पर, दिस इज योर लोकल विंड। तो डिफरेंसेस इन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेसेस एंड द साइकिल्स दोज डेवलप डेली और एनुअली कैन क्रिएट सेवरल कॉमन लोकल और रीजनल विंड्स। ठीक है, यानी कि जो हमारा हीटिंग और कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेसेस पे जो डिफरेंस होता है, ठीक है, और इसकी जो साइकिल्स होती है, और जो साइकिल्स होती है वो कैसे डेवलप होती है, या तो वो एनुअली डेवलप होती है या फिर वो डेवलप होती है डेली। ओके, तो इसकी वजह से कुछ कॉमन लोकल और रीजनल विंड्स होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहली जो है दैट इज योर लैंड एंड सी ब्रीजेस। ठीक है, अब देखिए ये क्या होती है। हमें एक चीज पता है कि जो लैंड है और जो सी है, जब उस पे हीट पड़ती है या जब उस पे सनलाइट पड़ती है या इंसुलेशन पड़ती है, तो वो दोनों के दोनों समान रूप से, या फिर आप कह सकते हैं कि बराबर गर्म नहीं होती हैं। ओके, तो द लैंड एंड द सी एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर द हीट डिफरेंटली। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड बिकम्स वार्मर देन द सी। तो दिन के टाइम पर क्या होता है कि जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और वो वार्म हो जाती है देन द सी। तो therefore over the land the air rises giving rise to a low pressure area, क्योंकि अब जो जगह लैंड और सी में से जो ज्यादा गर्म हो गई है वहां पर क्या होगा, वहां पर एयर राइज करेगी और वहां पर किस तरीके का प्रेशर जो एरिया बन जाएगा, इट विल बी अ लो प्रेशर एरिया। ओके, और whereas the sea is relatively cool and the pressure over sea is relatively high, तो सी जो है वो रिलेटिवली लैंड से ठंडा होगा और वहां पर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर होगा तो वहां पर क्या होगा कि लैंड जो एयर है वो सबसाइड करेगी। ओके, तो thus the pressure gradient from the sea to land, क्योंकि sea पे ज्यादा प्रेशर है, लैंड पे प्रेशर कम है, is created and the wind blows from sea to the land as the sea breeze। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, sea breeze का मतलब है, यानी कि ब्रीज का मतलब या ब्रीज का नाम वहां से दिया जाता है जहां से उसका ओरिजिन होता है, या आप कह सकते हैं कि जहां से उसका सोर्स होता है, ओरिजिन और सोर्स। ठीक है, तो आप यहां पर नाम से ही इसको खुद समझ सकते हैं कि लैंड ब्रीज का मतलब है कि जो एयर लैंड से सी की तरफ को आएगी। ओके, फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी, दैट इज नोन एज योर लैंड ब्रीज। और जो सी से लैंड की तरफ को आएगी, दैट विल बी नोन एज योर सी ब्रीज। ओके, अब देखिए इन द नाइट द रिवर्सल ऑफ कंडीशंस टेक प्लेस। नाइट में क्या होता है कि कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं। द लैंड लूजेज हीट फास्टर एंड इज कूलर देन द सी। दिन के टाइम पर लैंड ज्यादा गर्म हो रही है सी से, और नाइट के टाइम पर क्या हो रहा है कि लैंड ज्यादा ठंडी हो जा रही है देन द सी। तो प्रेशर ग्रेडियंट अब कहां होगा, देखिए लैंड आपकी ज्यादा ठंडी हो चुकी है तो वहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट इज फ्रॉम द लैंड टू द सी एंड हेंस लैंड ब्रीज रिजल्ट्स।
ठीक है, क्योंकि जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहीं से एयर ब्लो करना शुरू करेगी और उसका नाम उसी जगह के नाम पर आ जाएगा। अगर वो सी से लैंड की तरफ को जाएगी तो उसको बोला जाएगा सी ब्रीज, और अगर वो लैंड से सी की तरफ को जाएगी तो उसको बोला जाएगा लैंड ब्रीज। ठीक है, देखिए ये है सी ब्रीज। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि लैंड में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर होगा लैंड पे, हाई, यानी कि ये कौन सा टाइम होगा, दिस विल बी योर डे टाइम। ठीक है, और सी पर कैसा प्रेशर होगा, इट विल बी सॉरी यहां पर होगा लो प्रेशर, दिस विल बी योर लो प्रेशर, दिस विल बी योर हाई प्रेशर। ओके, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, एयर राइज कर रही है और ये डे का टाइम होगा। ठीक है, अब ये यहां पर क्या हो रहा है, देखिए जो एयर है वो फ्रॉम दी सी टुवर्ड्स द लैंड जा रही है, तो दिस इज नोन एज योर सी ब्रीज। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो यहां पर लैंड पे देखिए ये एयर क्या हो रही है, सबसाइड हो रही है, यानी कि यहां पर कैसा प्रेशर होगा, दिस विल बी अ हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर कब होगा, जब लैंड आपकी कूलर होगी, यानी कि ड्यूरिंग दी नाइट टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग दी नाइट टाइम। ठीक है, और यहां पर क्या होगा कि जो एयर ब्रीज है वो कहां से जा रही है, फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी, सो दिस इज नोन एज योर लैंड ब्रीज। ठीक है, चलिए अगले टाइप की विंड्स देखते हैं, दैट इज योर माउंटेन एंड वैली विंड्स। इसमें क्या होता है, देखिए माउंटेनियस रीजन्स में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे द स्लोप गेट्स हीटेड अप। जो स्लोप है, जो माउंटेन का स्लोप है, वहां पर क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है, दैट गेट्स हीटेड अप, और जो एयर है वो अप स्लोप मूव करती है। ठीक है, वो अप स्लोप मूव करती है, एंड टू फिल द रिजल्टिंग गैप, तो रिजल्टिंग गैप को फिल करने के लिए द एयर फ्रॉम द वैली ब्लोज अप द वैली। ठीक है, यानी कि देखिए मैं आपको उसको डायग्राम में अगर समझाऊं, सपोज करिए ये आपकी कोई वैली है और ये आपका माउंटेन है। ठीक है, अब गर्मियों में क्या होगा कि सनरेज पड़ेंगी तो जो ये माउंटेन का स्लोप है ये ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो जो यहां का एयर मास है या जो यहां का एयर पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ को जाएंगे। तो इस गैप को फिल करने के लिए नीचे से, यानी कि ये वैली है, ओके दिस इज योर वैली, तो इस वैली से क्या होगा कि एयर जाएगी इस गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि अब ये वैली से जा रही है, दिस वैली बिकम्स योर सोर्स। ओके, तो इस तरीके की विंड्स को बोला जाता है योर वैली। ओके, इसको बोला जाता है दैट इज योर, दीज विंड्स आर नोन एज योर वैली विंड्स। ठीक है, नेक्स्ट या वैली ब्रीज भी कह सकते हैं। ओके, अब नाइट में क्या होगा, देखिए ड्यूरिंग द नाइट द स्लोप गेट्स कूल्ड, स्लोप ठंडे हो जाएंगे, एंड द डेंस एयर, अब जो एयर आपकी ठंडी हुई है दैट बिकम्स योर डेंस। ओके, दैट डिसेंड्स इनटू द वैली एज द माउंटेन विंड। अब जो विंड दिन के टाइम पर ज्यादा गर्म हो रही थी ऑन द स्लोप और वो राइज कर रही थी, अब ड्यूरिंग द नाइट क्या होगा, वो डेंस हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो डेंस हो जाएगी और वो वैली की तरफ को मूव करेगी। कहां से मूव करेगी, माउंटेन से। तो नाउ द माउंटेन बिकम्स द सोर्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज योर माउंटेन विंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, द कूल एयर ऑफ द हाई प्लेट्यू एंड आइस फील्ड्स ड्रेनिंग इनटू द वैली इज कॉल्ड एज अ कैटाबैटिक विंड। ये टर्म याद रखिएगा, व्हाट इज अ कैटाबैटिक विंड। कैटाबैटिक विंड का मतलब होता है कि इस तरीके की विंड जो आपकी किसी हाई प्लेट्यू या आइस फील्ड से आ रही है, ठीक है, और ये डिसेंड कर रही है, यानी कि ये ड्रेनिंग इनटू द वैली, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही है, दे आर नोन एज योर कैटाबैटिक विंड्स। ठीक है, देखिए अनदर टाइप की एक विंड और होती है जो होती है अकर्स ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रेंजेस। अब ये लीवर्ड साइड क्या होती है, देखिए किसी भी माउंटेन की दो साइड होती है, वन इज नोन एज योर विंडवर्ड साइड एंड द अदर वन इज नोन एज योर लीवर्ड साइड। ठीक है, सपोज करिए मैं बताता हूं आपको, देखिए यहां पर सपोज करिए ये कोई माउंटेन है, ठीक है, यहां से विंड ब्लो कर रही है। ओके, इस डायरेक्शन में अगर विंड ब्लो कर रही है, ठीक है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ विंड। ओके, अब देखिए ये विंड जब राइज करेगी, सपोज करिए इस विंड में अगर मॉइस्चर होगा तो ये राइज करेगी, मतलब राइज तो ये यहां से वैसे भी करेगी। ठीक है, अभी इस पे अगर मॉइस्चर होगा तो ये इस साइड में क्या करेगी, रेन करेगी, राइट, क्योंकि जब तक ये ऊपर जाएगी तब तक इसमें से क्या होगा, ये ठंडी हो चुकी होगी और इस पे क्या होगा, रेन करेगी। ठीक है, तो इस साइड को बोला जाता है, दिस साइड इज नोन एज योर, जो टुवर्ड्स द विंड होती है दैट इज नोन एज योर विंडवर्ड साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द साइड ऑफ द माउंटेन विच इज टुवर्ड्स द विंड, यानी कि जहां से विंड ब्लो कर रही है उसको बोला जाता है विंडवर्ड साइड। ठीक है, और जब यहां से ये ऊपर जाएगी तब तक इसमें से क्या होगा कि इसका टेम्परेचर जरूर भले ही कम होगा, लेकिन इस विंड का जितना भी मॉइस्चर होगा वो सारा का सारा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन वो खत्म हो चुका होगा। तो फिर ये जब एयर यहां से मूव करेगी अराउंड दिस साइड, तो यहां पर इसमें मॉइस्चर होगा ही नहीं। तो यहां पर आप कह सकते हो, या तो आइदर आप यहां पर लिख सकते हो इस चीज को कि या तो यहां पर
आइदर वेरी लो और नो प्रेसिपिटेशन। ठीक है, या तो यहां पर कम प्रेसिपिटेशन होगा या फिर प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं, यानी कि यहां पर या तो बारिश पड़ेगी, कम पड़ेगी, या फिर नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस साइड को बोला जाता है, दिस साइड इज नोन एज योर लीवर्ड साइड। ओके, दिस साइड इज नोन एज योर लीवर्ड साइड। ठीक है, इस साइड को बोला जाता है लीवर्ड साइड। ठीक, अब देखिए इसमें लिखा गया है कि अनदर टाइप ऑफ वार्म एंड विंड अकर्स ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रेंज। ठीक है, द मॉइस्चर इन दीज विंड्स while crossing the mountain ranges condense and precipitate। यही चीज समझाई गई है कि जब ये विंड होती है तो ये जब आपके विंडवर्ड साइड से जाती हैं तो इनका मॉइस्चर क्या होता है कि मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन द प्रेसिपिटेशन। अब व्हेन इट डिसेंड्स डाउन द लीवर्ड साइड, अब जब ये लीवर्ड साइड से डिसेंड करती है ऑफ द स्लोप, द ड्राई एयर गेट्स वार्म्ड अप बाय द एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस से ये क्या होती है, ये वार्म्ड अप हो जाती है, और इस वजह से क्या होता है कि दिस ड्राई एयर मे मेल्ट द स्नो इन अ शॉर्ट टाइम। जो लीवर्ड साइड में जो थोड़ा बहुत स्नो होगी ये उसको बड़े शॉर्ट टाइम में क्या कर देगी, मेल्ट कर देगी। ठीक है, यस और नो? क्योंकि इसमें पहली बात तो यह है कि इस एयर में वैसे भी ये एयर ड्राई है क्योंकि इसमें कोई मॉइस्चर है ही नहीं, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर था वो सारा का सारा कंडेंस होके आपका प्रेसिपिटेट कर चुका है ऑन द विंडवर्ड साइड पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ कुछ लोकल एंड सीजनल विंड्स या रीजनल विंड्स आप कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं एयर मासेस के बारे में, क्योंकि एयर मासेस को समझना बहुत जरूरी है। इसी से हम फ्रंट्स को समझेंगे और उसी के बाद हम समझेंगे आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं एयर मासेस। ओके, व्हेन द एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजीनियस एरिया, होमोजीनियस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर। ठीक है, होमोजीनियस एरिया for a sufficiently longer time it acquires the characteristics of the area। ठीक है, सपोज करिए कोई लैंड है, ठीक है, सपोज करिए ये कोई लैंड है, इसका टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे कैसा है, हाई टेम्परेचर है, ड्यूरिंग द डे की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर कोई एयर है, ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई एयर है और वो यहां पर रहती है, ये एयर जो है वो इसके ऊपर, मतलब उसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो रहती है, इट रिमेन्स फॉर अ सफिशिएंटली लॉन्गर टाइम, यानी कि सफिशिएंटली लंबे टाइम तक अगर एयर यहां पर रहती है तो क्या होगा कि ये लैंड गर्म है, लैंड हाई टेम्परेचर पर है, हॉट है, तो ये जो एयर है ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हॉट हो जाएगी। ठीक है, ये एयर भी क्या हो जाएगी, दिस एयर विल ऑल्सो बिकम हॉट। ठीक, समझे? अब देखिए, The homogeneous region can be the vast ocean surface or vast plains। ठीक है, अभी तो मैंने आपको लैंड का एग्जांपल लेके समझाया, लेकिन हो सकता है कि ये किसी सी के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, किसी ओशन सरफेस के ऊपर भी हो सकती है। अब इससे क्या होगा, द एयर विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एन एयर मास। ठीक है, अब हम क्या है कि एयर को एक मतलब बड़े तौर पर ले रहे हैं। बड़े तौर पर मतलब आप कह सकते हैं कि ज्यादा अमाउंट में एयर है, ठीक है, और उस पूरे के पूरे एयर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैच कर जाता है, या फिर उसको आप कह सकते हैं कि इट बिकम्स सेम एज दैट ऑफ द सरफेस जिसके ऊपर वो एयर है। ठीक है, अगर वो लैंड के ऊपर है और लैंड का टेम्परेचर ज्यादा है तो उस एयर का भी टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और वो एयर जो है वो ज्यादा अमाउंट में होगी तो उस टोटल पार्ट को या उस टोटल आप कह सकते हैं कि एयर का जो लंप है उसको बोला जाएगा एयर मास। ठीक है, देखिए इसमें लिखा गया है कि एयर मास जो है इट इज डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। उसमें हॉरिजॉन्टल जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन क्योंकि कम होना इसलिए जरूरी है, या आप कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इसलिए कम है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि वो एक सरफेस के ऊपर है और वो सरफेस की प्रॉपर्टी को ही क्या करेगी, एक्वायर कर लेगी। ठीक है, तो इसलिए उसका क्या है, जो टेम्परेचर है वो हॉरिजॉन्टल वेरिएशन उसका बहुत ही कम है और मॉइस्चर का जो वेरिएशन है वो भी कम है। ठीक है, अब ये जो होमोजीनियस सरफेसेस हैं जिनके ऊपर दीज एयर मासेस फॉर्म, जिनके ऊपर एयर मास फॉर्म करते हैं, उनको बोला जाता है सोर्स रीजन्स। ठीक है,
यानी कि अगर वो लैंड के ऊपर बन रहे हैं तो वो लैंड बन जाएगी सोर्स रीजन, अगर वो किसी ओशन सरफेस के ऊपर या सी सरफेस के ऊपर या वाटर बॉडी के ऊपर बन रहे हैं तो वो बन जाएगी आपका सोर्स सरफेस या सोर्स रीजन। ठीक है, चलिए अब इनका कुछ क्लासिफिकेशन होता है, देखिए वो क्या है। द एयर मासेस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सोर्स रीजन्स। ओके, अकॉर्डिंग टू द सोर्स रीजन्स। अब देयर आर 5 मेजर सोर्स रीजन्स। देखिए ये 5 मेजर सोर्स रीजन क्या क्या है देख लेते हैं। दीज आर वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियंस। वार्म ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशियंस है। द सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स, द रिलेटिवली कोल्ड high altitude oceans, the very cold snow covered continents in high latitudes, permanently ice covered continents in the Arctic and Antarctica। ये 5 जो regions हैं इनको हम कह सकते हैं these are the 5 major source regions। इनका नाम याद रखिएगा, warm tropical and subtropical oceans। ठीक है, यानी कि जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जो ओशियंस हैं उनका टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा क्योंकि वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में है। ठीक है, तो एक तो वो हो गए। दूसरा है द सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स। ये ओशियंस है यानी कि ये वाटर सरफेस है, और ये डेजर्ट है यानी कि ये लैंड सरफेस है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियंस। अब जो हाई लैटिट्यूड में है यानी कि जो ठंडे इलाकों में है, ये तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में थे, ये आप कह सकते हैं कि सब पोलर और पोलर रीजन में है। दे आर योर अगेन ओशियंस यानी कि वाटर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन दी हाई लैटिट्यूड्स। अब जो हाई लैटिट्यूड्स में जो कॉन्टिनेंट्स है यानी कि ये अगेन लैंड सरफेस हो गया। ठीक है, और लास्ट है परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट। जो परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट्स है इन द आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिका। ठीक है, तो ये 5 आपके मेजर सोर्स रीजन्स हैं। अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एयर मासेस आर रिकॉग्नाइज्ड। तो इनके अकॉर्डिंग ही 5 टाइप के जो आपके एयर मासेस है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। पहला है मैरीटाइम ट्रॉपिकल। ओके, मैरीटाइम ट्रॉपिकल। अब मैरीटाइम का मतलब क्या है कि ये वाटर के ऊपर बन रहे हैं और ट्रॉपिकल रीजन में बन रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, यानी कि ट्रॉपिकल है और कॉन्टिनेंटल है यानी कि लैंड के ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, अगला है मैरीटाइम पोलर, यानी कि वाटर और पोलर, यानी कि पोलर रीजन में है और वाटर के ऊपर बने हैं या फिर ओशन सरफेस के ऊपर बने हैं। कॉन्टिनेंटल पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर मतलब कॉन्टिनेंट है, लैंड है और पोलर रीजन में बने हुए हैं। एंड नेक्स्ट इज योर कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, यानी कि जो आर्कटिक रीजन में है, परमानेंटली फ्रोजन एरियाज में है और वो लैंड है। ठीक है, अब इसको आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो 1 2 3 4 5 आपके सोर्स हैं और ये 1 2 3 4 5 जो आपके टाइप्स ऑफ एयर मासेस हैं, दे आर रिस्पेक्टिवली मैचिंग। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली मैच कर रहे हैं। आप इसको चाहे तो कहीं पर एक नोट्स के फॉर्म में एक टेबल बना के लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इस पे एक चीज लिखी गई है कि ट्रॉपिकल एयर मासेस आर वार्म एंड पोलर एयर मासेस आर कोल्ड। वेरी सिंपल है समझने के लिए, क्योंकि एयर मास आपको समझ में आ गया कि जो एक तरीके के सोर्स रीजन के ऊपर काफी लंबे टाइम तक रहेंगे तो वो उनका क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर कर लेंगे। अब जो ट्रॉपिकल एरिया में है वहां पर गर्मी ज्यादा है, चाहे वो ओशन के ऊपर हो चाहे वो लैंड के ऊपर है, तो ट्रॉपिकल एयर मासेस कैसे होंगे, गर्म होंगे। और जो पोलर एयर मासेस है वो कैसे होंगे, ठंडे होंगे, क्योंकि पोलर रीजन क्या होता है, कोल्ड होता है, चाहे वो आपका वाटर बॉडी हो या फिर चाहे वो कोई ओशन सरफेस हो, चाहे फिर वो कोई लैंड हो या कॉन्टिनेंटल रीजन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं फ्रंट्स के ऊपर कि क्या होता है फ्रंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस मीट। अब जब दो डिफरेंट, क्योंकि देखिए 2 एयर मासेस है, अब हम यहां पर बात ये करेंगे कि एयर मासेस जो है या वो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं कि पूरा का पूरा जो एक बॉडी ऑफ एयर है, जो एयर मास है, वो पूरा का पूरा एक साथ मूव कर रहा है। ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि एयर हल्के हल्के करके जा रही है और थोड़ा थोड़ा एयर का मास जो है वो आपस में मैच कर रहा है। एयर मास का मतलब ही यह है कि वो एक लार्ज बॉडी ऑफ एयर है और वो पूरा का पूरा एक साथ मूव करेगी। ठीक है, तो अब जब 2 डिफरेंट एयर मासेस मीट, 2 डिफरेंट एयर मास जब मीट करेंगे तो बाउंड्री जोन बिटवीन देम इज कॉल्ड अ फ्रंट। ठीक है, उनके बीच का जो बाउंड्री जोन है उसको बोला जाएगा फ्रंट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट्स इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। जो फॉर्मेशन है उसकी प्रोसेस, किसकी फॉर्मेशन है, फ्रंट्स की, उसको बोला जाता है फ्रंटोजेनेसिस। ये टर्म याद रखिएगा, फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, अब 4 टाइप के फ्रंट्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रंट्स। क्या क्या है, 1 इज योर कोल्ड फ्रंट, सेकंड इज योर वार्म फ्रंट, थर्ड इज योर स्टेशनरी फ्रंट एंड फोर्थ वन इज योर ऑक्लूडेड फ्रंट। नाम याद रखिएगा, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट एंड ऑक्लूडेड फ्रंट। चलिए देखते हैं क्या है ये एक एक करके फ्रंट।
देखिए पहला है स्टेशनरी फ्रंट। व्हेन द फ्रंट रिमेन्स स्टेशनरी इट इज कॉल्ड एज अ स्टेशनरी फ्रंट। बहुत आसान है। फ्रंट आपको पता है जो जोन है, द जोन बिटवीन देम, यानी कि जहां पर एयर मास मीट कर रहे हैं उनका जो मीटिंग जोन है उसको बोला जाता है फ्रंट। और अगर वो स्टेशनरी है तो दैट इज नोन एज एन स्टेशनरी फ्रंट। बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। व्हेन द कोल्ड एयर मूव्स टुवर्ड्स द वार्म एयर मास, जब कोल्ड एयर मास मूव करता है टुवर्ड्स द वार्म एयर मास, इट्स कॉन्टैक्ट जोन इज कॉल्ड द कोल्ड फ्रंट। ठीक है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो किसी भी फ्रंट का नाम है वो डिपेंड कर रहा है उस एयर मास के ऊपर विच इज मूविंग। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कि किसी भी जो फ्रंट है उसका जो नाम है फ्रंट्स नेम, ठीक है, फ्रंट्स नेम डिपेंड्स अपॉन द मूविंग एयर मास, यानी कि कौन सा एयर मास मूव कर रहा है। अगर कोल्ड एयर मास मूव कर रहा है तो उसको बोला जाएगा कोल्ड फ्रंट, अगर वार्म एयर मास मूव कर रहा है तो उसको बोला जाएगा वार्म फ्रंट। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए व्हेन द कोल्ड एयर मास मूव टुवर्ड्स द वार्म एयर मास, इट्स कॉन्टैक्ट जोन इज कॉल्ड एज अ कोल्ड फ्रंट, whereas if the warm air mass moves towards the cold air mass, the contact zone is a warm front। ठीक है, तो तीन टाइप के आप समझ गए, स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है, कोल्ड फ्रंट क्या होता है और वार्म फ्रंट क्या होता है। अब एक लास्ट वाला बचा है, उसको भी हम यहां पर समझ लेते हैं। देखिए, इफ एन एयर मास इज फुल्ली लिफ्टेड ओवर द लैंड सरफेस, इट इज कॉल्ड एज एन ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, अगर कोई एयर मास जो है वो सरफेस से पूरा ऊपर उठ जाता है, पूरा लिफ्ट हो जाता है, फुल्ली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, उसको बोला जाता है ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, समझ गए चार टाइप के एयर मासेस। ओके, समझ गए आप चारों टाइप के फ्रंट्स क्या क्या है, स्टेशनरी फ्रंट क्या है, कोल्ड फ्रंट क्या है, वार्म फ्रंट क्या है और ऑक्लूडेड फ्रंट क्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये फ्रंट क्या है। द फ्रंट अकर्स इन द मिडिल लैटिट्यूड्स एंड आर characterized by steep gradient in temperature and pressure। ठीक है, तो जो ये फ्रंट्स है ये कहां पर बनते हैं, ये मिडिल लैटिट्यूड्स में बनते हैं। ठीक है, और इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है उसमें स्टीप ग्रेडियंट होता है, यानी कि उसका जो चेंज है वो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि कम एरिया में बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो दैट इज व्हाई दे हैव द स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, दे ब्रिंग abrupt changes in temperature and cause the air to rise to form clouds and cause precipitation। ठीक है, क्योंकि इनका स्टीप ग्रेडियंट होता है इन टेम्परेचर इन प्रेशर, तो इस वजह से ये टेम्परेचर में abrupt चेंजेस लाते हैं और उससे क्या होता है कि एयर मास जो है वो राइज करता है और क्लाउड फॉर्मेशन होता है और फिर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, देखिए ये फ्रंट्स तक की आप स्टोरी अगर समझ गए हैं तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। ठीक है, लेकिन पिछले 2-3 वीडियोस से मैं ये देख रहा हूं कि थोड़ा सा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट थोड़ा सा इसमें ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो जो वीडियोस हैं वो थोड़ा सा लंबी हो जा रही हैं। और आई डोंट थिंक कि ज्यादा लंबी वीडियोस देखना कोई भी शायद स्टूडेंट पसंद नहीं कर रहा है या नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर 30-35 मिनट की अगर वीडियो होती है तो जनरली उसको प्रेफर उतना ज्यादा नहीं किया जाता है एज कंपेयर टू योर 15 to 20 मिनट्स वीडियो। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगले पार्ट में मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक टॉपिक इसमें और है दैट इज योर थंडरस्टॉर्म्स एंड टोर्नाडोज, वो मैं अगले पार्ट में कवर कर लूंगा। तब तक आप यहां तक की जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि किस तरीके से आपकी सीजनल विंड्स होती हैं, किस तरीके से आपकी लैंड एंड सी ब्रीज होती है, एयर मासेस क्या होते हैं, फ्रंट्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ फ्रंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तब तक आप इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ के चलिए। मैं अगले पार्ट में इसको बिल्कुल, इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से कवर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें बताइए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। और अगर आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए, अपने सजेशंस, अपने फीडबैक्स हमें जरूर देते रहिए, सो दैट कि अगर हमें कोई इंप्रूवमेंट की अगर जरूरत हो तो वो हम जरूर अपने आने वाले वीडियोज में कर सकें। वी आर हेयर टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इन दी एवरी पॉसिबल वे, जो भी हमसे हो सकेगी हम आपके लिए बिल्कुल हेल्प करेंगे। ये सारे के सारे वीडियोस बड़े कंसेप्चुअल वीडियोस हैं, ज्योग्राफी अपने आप में एक बड़ा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो प्लीज इन वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई जरूरत हमसे और है, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो वो भी हमें जरूर बताइए। ठीक है, आप हमसे हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल, वेबसाइट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, या आप हमसे अगर पर्सनली
कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी पे भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए इस पार्ट में इतना ही करते हैं। अगले पार्ट में मिलेंगे आपको जल्द ही इस चैप्टर के पार्ट 4 के साथ और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। टिल देन प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।